बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात, उनका बयान हल्फी, आज उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजहार नाराज़ी भी किया। उनका ये भी कहना था कि मुझे खदशा है कि ये बयान हल्फी झूठा हो सकता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो हो सकता है मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करता। अब इस किस्से को लेकर और इस केस को लेकर अपोजिशन भी काफ़ी सरगर्म दिखाई देती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ ये है कि अगर साकिब निसार साहब सच्चे हैं तो वो भी इस तरह का बयान हल्फी जमा करवा दें। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस पर गुफ्तगू की है। अब ये जो पेंडोरा बॉक्स नया खुल चुका है, इसके मुहर्रिकात क्या होंगे, इसके असरात किस किस्म के होंगे, इसी पे मजीद बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या सा देख रहे हैं इस पूरे मामले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, जिस दिन से ये एफिडेविट आया उसके बाद आज अदालत की कार्रवाई हुई, सियासी बयान, सियासी भूचाल। इस एफिडेविट के आते ही पहले तो एक शोर मचा हुआ था कि एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो जाएगा। बड़ी मुख्तलिफ बातें चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी। कुछ लोगों ने कहा जनाब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कुछ लोगों ने कहा जनाब के मामला जो है अब किसी और तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि रवानगी का टाइम हो गया। ये मुख्तलिफ बातें आपको पता है, सोशल मीडिया बड़ा बात। और कुछ लोगों ने तो टाइम दे दिया, बल्कि बहुत सीनियर तरीन तजियाकारों ने तो फरवरी का टाइम तक दे दिया, बहुत कुछ कह दिया। लेकिन मेरे पास जो इतलात है वो बिल्कुल इसके उल्टे हैं। सही, मेरे पास तो इतलात ये है कि ये इस सारे मामले में इसको कहाँ तक लेके जाना था, कहाँ तक ले गया है। एक ऐसी शख्सियत जिसने पहले एक जज की रिकॉर्डिंग की, लंदन में बैठी है वो शख्सियत, और उसके बाद दीगर मामलात किए। कहा जा रहा है कि वही शख्स अब भी इस मामले में बेइंतहा मुतहर्रिक था, बेइंतहा मुतहर्रिक था। और हमारे पास तो ये भी इतला आई है, एक ज़राए ने क्या बल्कि कन्फर्म किया गया है कि ये राना शमीम साहब का त्यारा हाई चेकिंग केस जो था ना मियां नवाज शरीफ सईद मेहंदी का, उसमें जो मावन वकील थे ख्वाजा हारिस के साथ और दीगर मामलात में, तो उसमें इनका नाम आ रहा है जी जी कि यार ये तो उसमें थे। और फिर कहा जा रहा है कि जनाब ये सारा कुछ जो था ये आज से 8 दिन पहले तैयार हो चुका था, ये 8 रोज़ पहले ये सारी प्लानिंग हो चुकी थी जो कह रहे हैं। और इस प्लानिंग के पीछे कुछ मुहर्रिकात ऐसे थे, मैं आपको ये भी बताऊं, अगले चंद दिनों में ये थोड़ी सी धुन बैठ रहे थे। अगले चंद दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसमें कुछ और नाम भी सामने लाए जाएंगे। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा बता रहा हूँ। और उसमें कुछ अहम अदारों को भी मुलव्वस करने की कोशिश की जाएगी। मुबैना तौर पे ये कुछ चीज़ें तैयार की गई हैं। और कुछ ज़राए तो ये कहते हैं कि ये सारी जो तैयारी है उसके लिए बाकायदा बड़े मियाँ साहब ने एक बैठक की है। उस बैठक में बड़े मामला देखे गए हैं, और जिस वक्त ये एफिडेविट जाना था उससे पहले भी एक बड़ी बैठक हुई, और उस बड़ी बैठक के अंदर पाकिस्तान से गए हुए 2 सियासतदानों के साथ साथ 3 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। कहा जा रहा है कि 2 रिटायर्ड सरकारी अफसर, अहम अदारे के सरकारी अफसर, वो भी वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पे बैठ के सारी हुई कि पहली शॉट ये खेलते हैं। इस शॉट को खेलने के बाद बाकायदा बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मामले को उठाएगी। आप गौर करें ना, इस सारे मामले पे आपको पीपल्स पार्टी नजर आई है कहीं? नहीं। ये आपको इस पर सारे मामले पे और कोई नजर आया? आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत मोहतात गुफ्तगू की। तो ये सिर्फ एक ही क्यों भाई? अपोजिशन को तो एक मौका चाहिए होता है ना। अपोजिशन, मौलाना फजलुर रहमान बोले। सर मौलाना फजलुर रहमान बेचारे, उनको तो आप मैं क्या कह सकता हूँ, वो उनकी बोली जो है, उनकी ज़ुबान जो है या उनकी गुफ्तगू जो है वो कहाँ से क्यों किस तरीके से करते हैं, आपको बेहतर बताए। मौलाना साहब नाराज़ हो जाते हैं अक्सर हमारी गुफ्तगू से। तो उनको मतलब पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है ना पार्लियामेंट में नून लीग के बाद, वो नहीं बोले ना।
और उसके बाद और बड़े मामला सामने आए। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, नहीं, आप कहते हैं बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की गई है, इसी शॉट के चक्कर में पवेलियन का रास्ता अगर देखना पड़ गया तो? पड़ गया है, देखना पड़ गया तो नहीं, देखना पड़ गया है, देखना पड़ गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुछ बल्कि गिला किया गया एक बंदे से, बड़े मियाँ साहब की तरफ से, कि भाई तुम तो कहते थे इसके बाद एक मुचाल आ जाएगा, तुमने तो कहा था इसके बाद कुछ बॉस की तरफ से हड़तालें शुरू हो जाएंगी, तुमने तो कहा था इसके बाद बड़ा कुछ हो जाएगा, तुमने तो कहा था इसके। उसने कहा जनाब मेरी तो कोशिश यही थी लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने कहा फिर इसका मतलब, फिर आपको पता है कि एक नून लीग के रहनुमा ने कहा जी इस वाक़े के बाद तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया कि जिस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो उनके साथ जो सीनियर तरीन जजेस थे जो आज भी सुप्रीम अहमदलिया में मौजूद हैं, तो वो क्या सोचेंगे? ये तो सब पे, चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम का मतलब होता है सब पे इल्ज़ाम, पूरा एक सिस्टम पे ना, आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना। तो ये उल्ट पड़ गई है। अब उल्ट पड़ने जो पड़ गई है इसके लिए एक और खेल खेलने की कोशिश की जाएगी और अगले चंद दिनों में आपको वो नज़र आ जाएगा। चूँकि ये अभी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ, कल मोहतरमा बड़ी सख्त गुफ्तगू करेंगी पेशी के बाद। हाँ जी, बड़ी सख्त गुफ्तगू होगी और ये सख्त गुफ्तगू जो है वो किसी और तरफ ही चली जाएगी, क्योंकि पहला पत्ता, ये पहला और इस पत्ते को बड़ा पत्ता समझ के खेले थे दोबारा से, वो हो गया फ्लॉप। अब इस पे कुछ और लोगों की भी मदद भी ली जा रही है और की जा रही है। मैं आपको एक बड़ी खबर बस यही दे देता हूँ आज, फिर कल प्रोग्राम में मज़ीद कोई चीज़ें तस्वीर के साथ आएंगे कि कुछ लोगों से मुलाकात के बाद चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि अरशद मलिक के बाद कौन किससे किस तरह मिला, किस तरह किया गया, किस तरह मैनेज हुआ, और बड़े मियाँ साहब की बड़ी बैठक जो थी वो क्यों हुई, सही, उस बड़ी बैठक में बाकी मामला क्यों तय नहीं हुए, इसी पे क्यों चला गया। और बड़े मियाँ साहब को कहा गया था कि आपने वापस आना है। यासर, मैं सिर्फ इतना बता दूं, इस काम के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, यहाँ पर वापस आना है, हालात हो गए ख़राब जो उनको नज़र आ रहा है, तो उनकी वापसी भी ज़रा लंबी हो गई। सही, इसी पे कानूनी राय ले लेते हैं कि कानूनी माहिरीन इस पे क्या राय रखते हैं, क्या ये केस आगे बढ़ सकता है, कानूनी नुक्ता नज़र इस पे क्या है। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून और सीनियर वकील आफ्ताब बाजवा साहब। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया इस हवाले से दिलास चार को अपना वक्त देने के लिए। बाजवा साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो एफिडेविट जमा करवाया गया है, पहले तो सबसे पहली बात ये, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या उस पर केस आगे चल सकता है, उस पर मजीद तहकीकात हो सकती हैं, या उसकी कोई वक़्त ही नहीं? मैं क्योंकि कानून का एक तालिब इल्म हूँ, उस नाते मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो चीफ जस्टिस साहब आज 4 या 5 साल के बाद एक बात कर रहे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। बीइंग एज अ चीफ जस्टिस वो एक कानूनदान भी हैं और कानून को समझते भी हैं। अगर उन्होंने ये बात देखी थी तो उन्हें ये बात फौरन उसी वक्त जुडिशल काउंसिल को रेफर कर देनी चाहिए थी। क्यों नहीं की उन्होंने? मैं ये समझता हूँ कि ये बात अगर उस वक्त हुई होती, क्योंकि इस वक्त मुझे याद आ रहा है कल मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बार रूम में बैठा था तो हमारे बड़े सीनियर लॉयर्स भी बैठे हुए थे, तो वो एक बात जरूर कह रहे थे कि ये राणा शमीम साहब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट नून लीग रहे हैं सिंध के, ये बात एक जरूर बड़ी अहम है। नून लीग के ये वाइस प्रेसिडेंट सिंध रहे हैं और इनका नून लीग से बहुत गहरा ताल्लुक है, और ये भी पता चला है कि राणा बरादरी से इनका ताल्लुक है और राणा बरादरी के बहुत सारे ज्यादा फैमिली जो है इस वक्त नून लीग में है। और इस वक्त वो ये नवाज शरीफ या मरियम को फायदा पहुंचाने के लिए एक बयान अल्फी जो है कंकॉक्टेड है, बनाया गया है, तैयार किया गया है, ताकि 17 नवंबर से जो एक समात शुरू हो रही है ताकि उसमें कोई खलल डाला जाए। क्योंकि इस वक्त ये वाज़ेह हो चुका है कि क्योंकि ये अब अपील में ये भाग रहे हैं लोग, फेस नहीं कर रहे अपील को, जो अपील की हुई है। पहले तो मामला इन्होंने एक नायब कोर्ट के जज का उठाया, उसकी एक वीडियो भी चला दी इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए। वो बेचारे की इसी शायद खौफ की वजह से डेथ भी होगी बेचारे की, बदनामी की वजह से। और दूसरी बात, अब इन्होंने चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान को भी इस्तेमाल किया। ये सारी बातें इस्तेमाल करने वाली थी जब ये बात हुई थी, जब ये हेर से एविडेंस है। हेर से एविडेंस पे वो कहते हैं कि मैंने ये सुना उस वक्त, इसको हम हेर से एविडेंस कहते हैं। हेर से एविडेंस की कानून के अंदर कोई अहमियत ना है। लिहाजा मैं बीइंग एज कानून का तालिब इल्म ये बात जरूर कहूंगा कि ये कोई स्टेज नहीं है इस बयान को पेश करने की, और ये समझ से बालातर है कि ये बयान इस वक्त क्यों दिया गया।
जिससे ये एक बात तो बाजवा साहब अपोजिशन की तरफ से ये आज मुतालबा आया है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और कानून क्या कहता है? नहीं, देखिए, अगर कोई भी बात है किसी जज के मुतालिक, जिस तरह कहते हैं कि रजिस्ट्रार साहब इस्लामाबाद को उन्होंने फोन किया, बेंच में जो अपील मियां नवाज शरीफ और मरीम की चल रही है वहां पे इस्लामाबाद में, उसमें हटाने के लिए ये एक कोशिश की है इन्होंने, ताकि वो जज साहब वहां से नफी हो जाएं, निकल जाएं, या उनको हटा दिया जाए, उनकी अपील ना सुने। बाजवा साहब, एक नुक्ता है, बुनियादी तौर पे नुक्ता फर्ज कर लिया जाए, आप मान लें, मफरूजे के तौर पे मान लें कि राना शमीम साहब सही कह रहे हैं, लेकिन बतौर जज, और वो भी सीजे, अगर आपको ऐसी बात का इल्म हो और आप उसको छुपा लें, 4 साल बाद आपको याद आए, फिर आप उसे बयान करें, तो क्या आप तब भी गिल्टी नहीं होते उसमें? जी बिल्कुल। देखें ना, मैंने पहले ये बात कही थी कि जो गिलगित बिल्तिस्तान के जो जज हैं राना शमीम साहब, अगर वो आज आके ये बात कर रहे हैं, कोई बयान अलसी दे रहे हैं, तो इतनी देर ये कहां पे रहे, क्यों रहे? या फिर ये प्री प्लान जो है बात थी कि इनको अब इस्तेमाल करना है अपील के वक्त? पहले इन्होंने नायब कोर्ट के जज को इस्तेमाल किया, बात नहीं बनी, अब इन्होंने एक और नया हरबा इस्तेमाल किया है अदलिया को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की। और इस तरह की जो हरकतें बाजवा साहब, आप सेक्रेटरी थे उस वक्त, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी थे, और आप अपना एक टूर लेके गिलगित बल्तिस्तान भी इनके पास गए थे, तो आप बड़े करीब भी रहे इन सब लोगों के, तो क्या आप समझते हैं कि ये वाकई किसी सियासी जमात की शीरबात पे हो रहा है? और दूसरा, मान लें कि ये 4 साल खामोश रहे, अब इन्होंने एफिडेविट दिया, क्या अब उसकी कोई कानूनी हैसियत है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये एक हेयर से एविडेंस के तौर पर ये एक बात सामने आ रही है कि मैंने ये बात वहां लॉन में बैठे सुनी थी। भाई, अगर आपने सुनी है तो आपने उस वक्त उसका इजहार क्यों नहीं किया? या आपने अब किसी कार्रवाई में चीफ जस्टिस की जो होते हैं, एक रजिस्टर होता है बकायदा डेली जो उनकी एक्टिविटीज होती है, उसमें कहीं इंदराज किया है इन्होंने? वो भी नहीं किया इन्होंने, कहीं जिक्र तक नहीं किया कि कहीं इन्होंने जुडिशियल काउंसिल में भी एप्लीकेशन नहीं भिजवाई, कोई ऐसा जुडिशियल काउंसिल में कोई लेटर नहीं भिजवाया, किसी को बताया तक नहीं। सिर्फ आज ये बात हो रही है जब 17 नवंबर को एक अपील की समाअत होने जा रही है, और उन्हीं जज साहब, फजल जज साहब के पास अपील की समाअत होगी, तो मैं ये समझता हूं कि इन हालात में ये बात कर देना, ये सिर्फ एक, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बादियों नजर में मुबैना तौर पर यह बदनीयती साबित होती है? जी, वाज़ेह तौर पर बदनीयती नजर आ रही है, क्योंकि एक साहब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो वो यही नजर आएगा कि अदालतों को जब भी किसी ने बदनाम किया तो नून लीग का ही जिक्र हुआ है, नून लीग वालों ने ही कोशिश की है। और इन हालात में मैं समझता हूं कि अब क्योंकि रिलीफ देने का वक्त आ गया, 17 नवंबर भी अपील है, उसको डिफेंड करें जाके कोर्ट में, और कोर्ट को अपने हालात बताएं, मनी ट्रेल का बताएं कि मनी ट्रेल जो मांगी गई थी वो क्या है, बजाय इसके कि आप हमारे जो जजेस हैं उनको इस्तेमाल करें। देखें, पहले अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस गिलगित बिल्तिस्तान की 2015 में, ये नवाज शरीफ दौर में ही हुई थी राना शमीम साहब की, जबकि राना शमीम साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट सिंध मुस्लिम लीग नून के रह चुके हैं, और नून लीग से इनका जो तल्लक है वो ढका छुपा नहीं है। इन हालात में उनकी स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है, या तो होते कोई इंडिपेंडेंट जज हैं, इंडिपेंडेंट जज भी नहीं है। साहब, आप बड़े सीनियर लॉयर भी हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, बहुत बड़ा एक आपका ग्रुप भी है, तो अब सीनियर लॉयर्स जो हैं आपके, जो बार एसोसिएशन है, वो क्या समझती है कि ऐसे इल्जामात से तो अदलिया भी बदनाम होती है, ऐसे इल्जामात से तो वकला की भी बदनामी होती है, तो ऐसे इल्जामात को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ऐसे इकदाम में जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटर नोटिस लिया है और इस पे कार्रवाई भी हो रही है, और इस पे उन्होंने तलब भी किया है राना शमीम साहब को, और वहां पे पेश भी वो नहीं हुए, आज उनका शायद बेटा पेश हुआ है, तो मैं समझता हूं इसको मंतक़े इंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। ऐसी छोटी बात नहीं की उन्होंने, ये बहुत बड़ी एक बात की है, और अदलिया के ऊपर इस तरह जो उंगलियां उठ रही हैं बहुत सारी कि हमारी अदलिया के अंदर हो क्या रहा है, तो इन हालात में मैं समझता हूं इसका जो है फिर जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसमें जुडिशियल काउंसिल पाकिस्तान की जो है वही इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। जुडिशियल काउंसिल ही इसकी शफाफ तहकीकात कर सकती है और इसके इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मंजरनामे और इसी पहलू पर मजीद भी बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्की सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे और बात साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इल्ज़ामात पे भी करेंगे। इस पूरे अगर हम इहाता करें इस पूरे मंजरनामे का तो इस पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब क्या राय रखते हैं, मौजूदा सूरत हाल पे उनकी राय क्या है, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। पूरे सियासी मंजरनामे पे मजीद आगे बात को बढ़ाने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत मशकूर हूं इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, सबसे पहले मुलाहिजा कर लेते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। नाज़रीन आइए मुलाहिजा करते हैं। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल उन्हें जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो गई, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता और दिल को पता। जरदारी साहब, नवाज शरीफ ने बेनज़ीर साहिबा को सज़ा दिलवाई और आपने ऑडियो स्कैंडल का जिक्र किया। आज मरीम नवाज़ अपनी दरख्वास्त में उसी की प्ली ले रही हैं कि जिस तरह बेनज़ीर साहिबा को रिलीफ दे मुझे भी दें। इस पर क्या कमेंट करेंगे? पहले तो उन्हें कंडेम करना चाहिए इस चीज़ को। वो बेटियों जैसी है, मैं अपनी बेटियों पर क्या कमेंट करूँ। नाज़रीन, ये तो हो चुकी मौजूदा सूरत हाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। दूसरी तरफ राना शमीम की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए उस पर उनकी क्या राय है, वो भी ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए। पहले ये रास्ता देख चुके हैं, आपको याद है कि टेप थी सफर अहमद की और कुछ और दोस्तों की, कईयों के साथ, जस्टिस कईयों के साथ, ये राह हमारी देखी है। क्या समझते हैं किस तनाजुर में ये बात की गई है और आने वाले दिनों में क्या बैकडोर राबिते किसी को मदद फराहम कर रहे हैं? शुक्रिया। गुजारिश है जो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने की, ये हक़ाइक़ पे मबनी है। आज जिस सूरत हाल पे मुल्क है और बिलखुसूस जो इकॉनमी की सूरत हाल है और जो लोगों के परेशानी है और जिस परेशान हाल में आवाम है, तो उसके लिए जहां आवाम परेशान होंगे तो जो फैसिलिटेटर्स हैं ऑब्वियसली उनको भी एहसास होगा। और उसी तनाज़र में आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की कि शायद वो महसूस कर रहे हों कि हमने फैसिलिटेट तो किया इसको लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पाया और आवाम जो है वो बिल्कुल फाकों पे आ गई है, तो इसलिए उनको रियलाइज़ करना चाहिए। तो यही बात आसिफ अली जरदारी साहब ने की। बुनियादी बात यह है कि आप ये ज़हन में ज़रूर रखें, राना साहब भी मौजूद हैं, कि जब इकोनॉमिकली अगर कोई मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए तो फिर वो डिफेंस भी कमज़ोर हो जाता है, उसकी इंटरनल सिचुएशन भी कमज़ोर हो जाती है, उसके फॉरेन रिलेशंस भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो बुनियादी बात यही है कि आपको इकोनॉमिकली एक स्टेबल स्टेट होना चाहिए। जो पाकिस्तान आज इकोनॉमिकली स्टेबल स्टेट नहीं है और जितना बोझ जिस पे कर्ज़ों का बढ़ चुका है इस पिछले 3 सालों में और जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, आवाम तो रोज़मर्रा की अशिया उनकी दस्तरस से महरूम हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलती तो आवाम अगर मुतमिन नहीं है तो ऑब्वियसली जो स्टेट फंक्शनरीज हैं वो भी मुतमिन नहीं है। तो इसलिए इसका सिर्फ हाल ये है कि इन हुक्मरानों से जो नायल हुक्मरान हैं से निजात हासिल की जाए। जनाब नैयर भाटी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ज़रा चलते हैं राना शमीम के मामले पे। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हम भुगत चुके हैं और वो जस्टिस रैड कयूम वाली जो ऑडियो थी वो भी आपने सुनी। तो क्या मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर जितने हैं वो आज बड़े इस पर शोर डाल रहे हैं, क्या उन्हें जस्टिस क्यूम वाले मामले पे पहले माफ़ी नहीं मांगना चाहिए थी? देखिए जी, वो माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन उस सारे अमल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलखुसूस मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को एक बेबुनियाद मुकदमे में सज़ा दी गई और अल्टीमेटली वो फिर रिलीफ जाके सुप्रीम कोर्ट से मिली और उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को अपना मनसब छोड़ना पड़ा, जस्टिस राशिद अजीज़ को और जस्टिस मलिक कयूम साहब को। आसिफ अली जरदारी ने दोस्त कहा कि हमने भुगत दी, लेकिन बुनियादी बात ज़हन में रखने की है कि
अगर उस वक्त जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन से इस इशू पे अगर दुरुस्त रास्ता इख्तियार करते तो शायद ये बात आज रिपीट ना होती। हमने उस सारे अमल के बाद और उस तकलीफ दे अमल जो था जिससे हमें सामना करना पड़ा हमारी क़यादत को, इसके बावजूद हमने इनके साथ जमहूरियत की खातर एक तावन का हाथ बढ़ाया और आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलखुसूस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की शहादत के बाद कोशिश की कि हम इसने सिस्टम की कंटिन्यूटी में अपना रोल अदा करें और वो रोल हमने अदा किया। बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि जितने भी केसेस पीपी रहनुमाओं के ऊपर हुए, आपने अदलिया को कभी मोर्द इल्जाम नहीं ठहराया, ना अदलिया के ऊपर कभी बात की, ना तौहीन के ऊपर कोई पीपी रहनुमा अदालत में पेश हुआ। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवैया, जिस तरह के सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं और अदलिया को बिलखुसूस निशाना बनाया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ेगा? देखिए ना, अल्टीमेटली वो आज उस सिचुएशन से खुद उनके सामने आई पड़ी है और उससे वो समझते हैं कि उनकी जो कन्विक्शन थी वो कुछ ऐसे फोर्सेस की तरफ से इन्फ्लुएंस था। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद अदलिया इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अदलिया के मामलात में इंटरफेरेंस होगा तो फिर यहाँ पे ना जमहूरियत चल सकेगी तो ना इकॉनमी दुरुस्त हो सकेगी। और बुनियादी बात यह भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में पैरामीटर्स डिफाइंड हैं स्टेट ऑर्गन्स के, हर स्टेट ऑर्गन को उन पैरामीटर्स के अंदर रहना चाहिए, ट्रांसग्रेस अथॉरिटी नहीं करनी चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को आगे लेके नहीं चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि कोई एक ऐसी स्टेज तो आएगी कि जहां हम दुरुस्त सिमत में चलना शुरू करेंगे और दुरुस्त सिमत में हम चलेंगे तो फिर हमारे इदारे भी मजबूत होंगे, हमारे मुल्क में जमहूरियत भी मजबूत होगी। लेकिन ये सारे अमल में जो उन्होंने किया हमने तो भुगत लिया, हमारी क़यादत ने भुगत लिया, लेकिन हम समझते हैं कि इन फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए। और आज जिस मरहले पे जुडिशरी की जो रिप्यूट और रेपुटेशन जिस तरह स्टेक पे लग रही है, उसके लिए जुडिशरी को बिल्कुल कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जो एलिगेशंस हैं या काउंटर एलिगेशंस हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। कल इजलास है पार्लियामेंट का, मुश्तरका इजलास है सेनेट पार्लियामेंट का, एक पहले भी जो इजलास होते रहे उसमें पीपल्स पार्टी की हाजिरी पूरी होती रही है। मुस्लिम लीग नून जो है उसके कोई ना कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ से कारकुन किसी ना किसी तरीके से उनके अरकान असम्बली कम आते रहे। आप क्या समझते हैं कल का जो इजलास है इसमें क्या तमाम अपोजिशन की हाजिरी मुकम्मल होगी? कल कोई ऐसा मिसहैप तो नहीं होगा कि जिससे फिर दोबारा ये कहा जाए कि फलां पार्टी के फलां लोग नहीं आए? और कल क्या कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है, उसकी क़यादत के जो किरदार है वो कौम के सामने है और पीपल्स पार्टी एक ज़िम्मेदार जमात है और जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं। अगर कोई सियासी जमात अपनी ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करती तो फिर अवाम को वो जवाबदेह होगी। हम समझते हैं कि इस स्टेज पे अपोजिशन मुत्तहिद है और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं और हम तवक्को करते हैं कि इस जॉइंट सेशन में हुकूमत के उन इश्यूज़ पे जहाँ पे अपोजिशन का उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उस पर वो अपना मौसर किरदार भी अदा करेंगे और हुकूमत के साथ बिल्कुल मुकाबला किया जाएगा। हुकूमत के साथ मुकाबला किया जाएगा, अपोजिशन की तादाद भी पूरी होगी और जहां पे लगेगा कि ये फैसला या ये बिल मुल्की मफाद में नहीं है तो उस पर रेजिस्ट भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन ब्रेक से पहले जिस तरह हमने नय्यर हुसैन बुखारी साहब से गुफ्तगू की, वो राना शमीम साहब के मामले पे क्या राय रखते हैं, उससे पहले आफ्ताब बाजवा साहब से हमने कानूनी नुक्ते पे बात की है। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए इसी वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, कल के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पे आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन सबसे पहले राय राना शमीम साहब के मामले पे आपसे लेना चाहते हैं। इस वक्त सियासत के अंदर अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए उसकी तस्कीन के लिए या उसको हासिल करने के लिए जिस तरह के पहलू उजागर किए जा रहे हैं और जिस तरह के अनासिर सामने आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं सियासत में यह किस हद तक परागंदा करने वाली सूरत हाल है और अदलिया पे उंगलियां उठाने से नुकसान कितना भुगतना पड़ेगा? मैं तो समझता हूं ये अदलिया का तो बहुत बड़ा नुकसान है ये, क्योंकि अदलिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो उसको चैलेंज किया गया है। और मैं, आप यकीन करें, मुझे इतना दुख है जब से मैंने ये बात सुनी है कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो थे गिलगित बल्तिस्तान के, हालांकि ये केस सब जुडिस है, लेकिन मुझे कोई आर नहीं है ये बात करने में कि अमेरिका से लंदन आकर और लंदन आकर उन्होंने एक हल्फिया बयान दे दिया 3 साल के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये जो दूसरा मैं समझता हूँ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो मैंने कहा था ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए, जब पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था तो वो एक ब्लैक डे था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। दूसरा ये मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जुडिशरी ने जुडिशरी को मलाइन करने की कोशिश की है। उसमें तो सियासतदानों पे बयान लगा था ना, तो अब तो ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, अगर इस पर सही सुओ मोटो जो एक्शन लिया उसके नतीजे ना निकले, कि कल को कोई भी रिटायर्ड जज उठकर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सामने रखता हुआ, चाहे वो सियासत में आना हो, चाहे वो बिजनेस में आना हो, चाहे वो बाहर सेटल होना चाहता हो, वो उठाकर कोई भी बयान दे दे, तो इसका मतलब है कि जनाब हम उसको लेकर फिर डंका बजाना शुरू कर दें। और मैं माजरत के साथ कहूँगा कि माजी के अंदर भी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस था, उसके अंदर जो तो उस वक्त के जज थे जिन्होंने खिलाफ उनके हक में फैसला दिया था, वो बाद में बन गए चीफ जस्टिस, और वो 8 साल तक पाकिस्तान की तारीख के सबसे लंबा तरीन जो कहते हैं उनका टेन्योर था एज चीफ जस्टिस। लेकिन जस्टिस नसीम हसन शाह, जो कि क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और उनको क्रिकेट बोर्ड का बनाया हुआ था चेयरमैन, और जैसे ही हुकूमत बदली और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने उस पूरे केस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की कि हम पे प्रेशर था, पर यह नहीं बताया किसका प्रेशर था, कि फौज का प्रेशर था या अवाम का प्रेशर था या किसी इंडिविजुअल का प्रेशर था या किसी इदारे का प्रेशर था। लेकिन वो ये बात कहकर चले गए, और वो उस दिन से लेकर आज तक वो ये कहते हैं जी जुडिशियल मर्डर हो गया। एक जज ने जो खड़े होकर ये कह दिया, हालांकि ये उन्हें पता होना चाहिए कि जब स्प्लिट डिसीजन आया था तो उसके बाद जो रिव्यू हुआ था उसमें 100% डिसीजन आया था। और अब ये केसेस जो आज लगे हुए हैं, कल को किस मुंह के साथ हम जाकर ये बात करेंगे कि ना बाहर मुल्क से बाहर जाकर आप मुल्क के एक नोटरी पब्लिक के पास बैठकर आप बयान दे दें, और इसका मतलब है कि जनाब जो चाहे आप कर सकते हैं। और एक इतना आप बड़े करीब रहे हैं, आप बड़े करीब रहे हैं शरीफ खानदान के, और सुप्रीम कोर्ट हमले के वक्त भी आप साथ थे, गो आपने उससे इख्तलाफ किया बड़ा कि ये गलत किया। अब आप क्या समझते हैं कि शरीफ खानदान जो है ये सब कुछ बकौल आपके कि ये और सियासतदानों के कि ये कहा जा रहा है, ये पीछे करवाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ ये इसलिए करवा रहे हैं या नवाज शरीफ अगर पीछे हैं कि वो वतन वापस आके कोई रिलीफ लेना चाहते हैं, इन चीज़ों से क्या रिलीफ मिलता नजर आता है? देखिए, नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि एक हेर से है। अगर कल को मैं सोकर उठूं और मैं कहूँ जी कि मुझे फलां शख्स ने ये कह दिया, या कोई रिटायर्ड जज ये कह दे, या कोई रिटायर्ड जर्नैल ये कह दे, जब तक के एविडेंस सामने ना हो, जब तक कि एविडेंस आपके सामने ना हो और आपके पास ऐसे गवाह ना हो, जिस तरह के एक जो पिछला केस चल रहा है असगर खान केस, उसमें तो रिटायर्ड जब जर्नल्स ने ये बात की और ये बात जब सामने आई तो उन्होंने एफिडेविट दिए वहाँ जाकर कि जी हाँ हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सारी दुनिया को पता लगा इस बात का। ये तो एक ऐसी बात है जो कि आपने मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की है। कल को जो हमारी जुडिशरी का दुनिया में मतलब 122वां नंबर है 128 में से मेरा ख्याल है, या ऐसी मैं कहीं देख रहा था, तो कल को तो फिर आपकी अदालतों पे कोई यकीन ही नहीं रखेगा। कल किसी को भी सजा होगी और अगर वो सियासतदान होगा
तो वो डंके की चोट पे ये कह सकेगा देखें जी उसके साथ तो ये हुआ था। एजाजुल हक साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि इस मामले के तदारुक के लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए, मुहर्रिकात सामने आने चाहिए और जो इसमें मुलव्वस है, गलत है, उसे करार वाकई सजा मिल के आप प्रेसिडेंट सेट कर दें? देखिए, ये तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए सुओ मोटो लिया है क्योंकि वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। सही। लेकिन जिस अदारे पर जिस अदारे को हिट किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूं कि इस पर जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जो है वो चलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आइंदा के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करें कि कोई ये जुर्रत ना करे कि बैठे बैठे कहे जी कि मैं चाय की प्याली पी रहा था और उसमें तूफान खड़ा हो गया, यानी चाय की प्याली में तूफान आ गया, और वो भी 3-4 साल के बाद। एजाजुल हक साहब, कल जॉइंट सेशन होने जा रहा है, अपोजिशन हुकूमत दोनों बड़ी तैयारी में बैठे हुए हैं और दोनों के दावे हैं कि हमारे नंबर पूरे होंगे। आप क्या समझते हैं, कल फिर हुकूमत जीत जाएगी और अगर अपोजिशन हार जाती है तो किस जमात के नंबर कम होंगे, किसके लोग नज़ला या ज़ुकाम या लेट होने का शिकार हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि कोरम पूरा करना हुकूमत का काम है, ये ऑपोजिशन का काम नहीं है। ऑपोजिशन का काम है कि कोरम को तोड़ेंगे वो कोशिश उनकी ये होगी कि हम भी ना जाएं, हमारे भी कम से कम लोग जाएं और हुकूमत के भी जितने लोगों को हम बाहर रख सकते हैं उनको हम बाहर रखें। तो अब देखते हैं कि इत्तेहादी क्या रोल प्ले करते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, देखिए वो तो कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है कि हम अपने वोट पूरे लेकर जाएंगे और अंदर जाकर मज़ाहमत करेंगे। आपको नजर आता है कि अपोजिशन के वोट पूरे हो जाएंगे, उनके लोग पूरे हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके भी लोग पूरे होंगे और हुकूमत को भी बहुत जोर लगाना पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में जब इसको पोस्टपोन करना पड़ा उसकी यही वजूहत थी। अब बातचीत तो हो चुकी है, हुकूमत हो सकता है जो अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कोशिश की है, तो मीटिंग्स भी बुला रहे हैं कि एजाजुल हक साहब, बातचीत किससे हुई है? असद कैसर साहब ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा था जिस दिन इजलास मुलतवी हुआ था, उनका ये कहना था कि अपोजिशन से मुशावरत करने के बाद हम फिर इजलास बुलाएंगे, हम अपोजिशन को वक्त दे रहे हैं तैयारी करने का। लेकिन नून लीग ये कहती है कि हमारे साथ तो मुशावरत नहीं की गई, तो क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी से की? अब ये मालूम नहीं है, ये तो आपने देख लिया कि पीडीएम के अंदर भी मुशावरत सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ हुई थी जब वो बाहर निकल गए। अब किसने मुशावरत की है तो मुझे पता नहीं है, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में भी देखना ये होगा कि अगर तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि हमने उनको आउट नंबर करना है और उनको पास नहीं होने देना, तो वो पूरे अपने जो है लोगों को लेकर जाएंगे। और अगर उन्होंने ये कहा कि जितने लोगों को बाहर रख सकें ताकि हुकूमत जो है वो कोरम ना पूरा कर सके या सिंपल मेजॉरिटी, तो वो फिर होगी जो अंदर मौजूद हैं लोग उनकी। तो ये एक बड़ी एक कैच 22 पोजीशन है, पर्टिकुलरली फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डिलीवर करना है, ऑपोजिशन ने डिलीवर नहीं करना, ऑपोजिशन ने उसमें हायल होना है डिलीवरी के। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर से माशी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बात करेंगे जो कल होने वाला है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे 15 वोट ज़्यादा हैं, ये भी हो सकता है ओपन वोटिंग हो और ओपन वोटिंग में अपोजिशन के कुछ अराकीन भी हमारी हिमायत कर दें। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि डट के मुकाबला करेंगे। तो फिर कल की अंदरूनी कहानी क्या होगी, ये राना साहब की तरफ से जानते हैं। राना साहब, अगर दाए के ओपन वोटिंग है तो ओपन वोटिंग में आपको अपोजिशन की नंबर गेम्स कम होती दिखाई देती है, हुकूमत तमाम तैयारी कर चुकी? देखिए, इस वक्त तक जो हुकूमती ज़राए हैं और जो मेरे पास सोर्सेज हैं जिनसे मैंने बात की और बड़े अहम रहे, उनके मुताबिक तो कल हुकूमत जो है उसका वोट ठीक होगा, उनके लोग ठीक होंगे और अपोजिशन के जो वोट हैं वो कम होंगे। अच्छा, ये और अपोजिशन में से जो वोट कम होंगे वो गैर मुतवक्को तौर पर ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के कम होंगे। मुझे तो किसी शख्स ने यहाँ तक कह दिया है कि भाई कुछ लोगों से राब्ते और कुछ मामला तय हो चुके हैं, इसलिए वो ये सारा कुछ एक दिखावे के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो एक मीटिंग हुई है ना पीडीएम की और जो एक मुलाकात हुई है, जो टेलीफोन पे बात हुई है,
तो उस पर मौलाना साहब ने कहा कि अगर आप कल कामयाब हो गया, आज आपने देखा ना मौलाना साहब ने पार्लियामेंट के अंदर की बड़ी गुफ्तगू की है कि वहां पे हम बड़ा डट के मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने कल तो भी एक और करेंगे। इल्जाम भी लगाया है, वो इल्जाम तो इत्तेहादियों के हवाले से कि वो सेफ हाउस में मुंतकिल किए हैं इन्होंने। चले वो तो उनका इल्ज़ाम है, हम उस पर बात मैं उनकी जो गुफ्तगू ऐसी थी हम नहीं कर सकते इसका। लेकिन मौलाना साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर की बड़ी बात की है कि जी बड़े मजबूती से हमारे लोग पार्लियामेंट के अंदर ला रहे हैं। पहले वो कहते थे ये पार्लियामेंट है ही जाली, इसको छोड़ दो। उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि जनाब हमने बहुत बड़ी गेम चल दी है, इत्तेहादी और दीगर लोग बज़ाहिर तो हुकूमत के साथ होंगे, लेकिन एंड टाइम पे आके ऐसा मामला हो जाएगा हुकूमत जो है उसे बदतरीन शिकस्त होगी और जिसके बाद हम अदम एतमाद या की तहरीक भी ला सकते हैं, एतमाद के वोट के हवाले से भी कह सकते हैं और ये हमारी जीत हो। मौलाना साहब इस पर राम हो चुके हैं, मौलाना साहब इस पर हैं और यही बात अपोजिशन जमातों ने बहुत से अपने ऐसे रहनुमाओं को, अपने ऐसे अरकान असम्बली को जो परिंदे उड़ रहे थे ना उन्हें रोकने के लिए कही है। दूसरी तरफ मेरे पास जो इतला है, मेरी आज एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स से हुकूमती एक से बात हुई तो मैंने कहा सुनाएं ज़ुकाम की मेडिसिन कितनी ले आए हैं आप, गला ख़राब कितने लोगों का हो गया क्या? उसने कहा यार बात यह है हम बड़े मुतमिन हैं, कल आप देखिएगा कल एक सरप्राइज़ मिलेगा और कल के बाद फिर कुछ 6 माह सरप्राइज का कल मेडिसिन मिल रही। हाँ जी, अच्छा। उन्होंने कहा फिर 6 माह साल जो है फिर बड़ा सुकून से निकल जाएगा, ये मुझे उन्होंने कहा। मैंने कहा चले देखें यासर एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा, कल का दिन बड़ा अहम दिन है, बड़ा अहम दिन है। मरियम की तारीख पेशी इस्लामाबाद, कल इस्लामाबाद सियासत का महवर। हाँ जी। उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास, अगर हुकूमत के पत्ते पूरे नहीं होते तो आप समझ लें कि हुकूमत गई, राना साहब वो और अगर उनके पत्ते पूरे हो जाते हैं तो फिर आप समझ लें कि अपोजिशन में से किसी को किसी के साथ इंतकाम लेने की जरूरत पेश नहीं है, बल्कि एक अपोजिशन को हुकूमत से इंतकाम नहीं लेना, ऑपोजिशन आपस में लड़ पड़े। को उस दिन से शय तो मिली है ना जिस दिन प्राइवेट मेंबर्स डे था और ऑपोजिशन के बिल पास हो गए, हुकूमत ने मुखालिफत भी की लेकिन एजू ने मिला था, उस दिन से उन्हें शय मिली हुई है और उन्हें यही उम्मीद है कि कल के दिन भी सूरत हाल अंदर वैसी की हो। बात लेना चाहते हैं तो उस दिन मामला कुछ और था। यही बात तो पूछना चाहता चले मैं बताता, जो उस दिन का मामला था उसमें किसी को कुछ बताना था, वो हुकूमत के अंदर किसी को बता दिया गया और उसको बताने के बाद ये बता दिया गया कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, तो लिहाजा अब कल ये नहीं होगा, एक दिन आपका है एक दिन हमारा है। अच्छा, ये हो गया सही। तो फिर आगे बढ़ लेते हैं, टीटी केस पे बात कर लेते हैं। टीटी केस के हवाले से वो जो अहम मुलजिम था जो 2 साल से मतलूब था नैब को, वो इस्लामाबाद होटल से गिरफ्तार हो चुका है। तो क्या समझते हैं शहबाज शरीफ साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है या ये गिरफ्तारी कोई मानी नहीं रखती? ना 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 या सर, ये बड़ी अहम गिरफ्तारी है, बड़ी अहम गिरफ्तारी। आप ज़रा गौर करें कि 2-3 दिन पहले ECL में किसका नाम डाला? शहबाज शरीफ साहब। अचानक क्यों चला गया ECL में नाम? ऐसी कौन सा तूफान आ गया था? ना मियाँ साहब बाहर जा रहे थे, ना मियाँ साहब ने कोई बाहर जाने का अल्टीमेटम दिया, ना बाहर जाने की कोई बात की, अचानक उनका ECL में नाम डाल दिए जाते हैं। ECL में नाम डालने के बाद आज एक खबर आती है कि नैब ने एक बड़ा छापा मारा और एक अहम तरीन मुलज़म टीटी केस के मुलज़म जो है उसको अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अली अहमद आपको पता है वज़ीर आला हाउस में रहा जी, वहाँ पे मुलाजम रहा है। और आपको एक और चीज़ पता है ये कौन है? कौन है? ये वज़ीर जो साबिक वज़ीर आला है और मौजूदा अपोजिशन लीडर है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके जो तर्जमान हैं मलक मोहम्मद अहमद ख़ान, ये उनके बड़े करीबी अजीज़ हैं। अच्छा, कहा जा रहा है ये बड़े ज़िम्मेदार ज़राए ने कहा है ये मलक मोहम्मद अहमद ख़ान के बहुत करीबी अजीज़ हैं। मैंने कहा चलें जी रिश्तेदार होना कोई बात नहीं है, और रिश्तेदार हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सा मामला है। मलक अहमद खान साहब तो शरीफ आदमी, वो शरीफ मलक अहमद खान साहब डेड ऑनेस्ट आदमी है और उनकी शराफत पे कोई ऐसे ही बात करी। उन्होंने कहा बात ये नहीं है, उन्होंने कहा बात ये है कि ये मुलज़म जो पकड़ा गया है इससे पहले हम इसकी रैकी इतनी कर चुके थे और ये नैब ने अपनी तरफ से, नैब की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, नैब लाहौर की, मैं आपको ये बता दूं नैब लाहौर की ये बहुत बड़ी DG नैब लाहौर जो है मेजर सलीम शहजाद गालिबन शहजाद सलीम जो भी हैं उनकी पूरी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है। उनका कहना है कि इस शख्स के 2 जो कंपनियां थी जिस पे ये करता था उसमें जो रकम है ना जो टीटी हुई है, जो 2 बेनामी कंपनियां थी, एक गुड नेचर और यूनिटॉस, उसने कहा इन दोनों कंपनियों में करोड़ों नहीं अरबों रुपए आए हैं। अच्छा, और उनका यह कहना है कि इसकी गिरफ्तारी, उसके बाद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के बाद
मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनके गिर्द ऐसा शिकंजा टाइट होगा कि वो बुरे तरीन हालात में आ सकते हैं। ये मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा किस तरह आ सकते हैं? उन्होंने कहा जी ये मरकजी मुल्ज़म, मैं कहा आप इसको मरकजी मुल्ज़म बना रहे हैं, जिसको आप गिरफ्तार करते हैं वो मरकजी मुल्ज़म हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं जी ये मरकजी मुल्ज़म है और इसकी दोनों कंपनियों में ये, उन्होंने कहा ये समझे ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी ऑफशोर कंपनियां थी, अच्छा, जिसमें ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए इसमें आते थे और सारे जिस तरीके से आते थे उनके इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें हम सामने लाएंगे। हमारे पास पूरे इसको पकड़ने का मकसद ये है कि ये रेफरेंस पेश हो चुका है, बड़ी चीज़ें पेश हो चुकी हैं, ये एक ऐसा विटनेस होगा, इससे ऐसी चीज़ें हम सामने लाएंगे कि जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल उनके गिर्द शिकंजा टाइट हो जाएगा। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार होने जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस वाक़े के बाद उनको समझ लग गई है कि कुछ हो रहा है, और जब कुछ हो रहा होता है तो फिर शायद शहबाज शरीफ साहब अक्सर खामोश हो जाते हैं, अक्सर खामोश हो जाते हैं। देखते हैं फिर आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब खामोशी इख्तियार करते हैं या बबांगे दोहल बोलते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे और रात आपको दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।